हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान लूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है, इसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हमने जो है वो हिस्ट्री से स्टार्ट किया है और हिस्ट्री में जो है वो अभी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जिसमें कि अभी हम कंपनी के अधीन शासन को पढ़ रहे हैं। कंपनी के अधीन जो शासन है उसके अंदर जितने भी हमारे वायसराय रहे हैं उनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो लॉर्ड डफरिन पढ़ेंगे, है ना। तो डफरिन का समय क्या था, 1884 से 1888। लॉर्ड डफरिन का समय था 1884 से 1888। इसके समय में तृतीय एंग्लो वर्मा युद्ध, जिसका समय था 1885 से 1888 हुआ था। इसके समय में जो तीसरा वर्मा युद्ध हुआ था उसका समय क्या था, 1885 से 1888। और वर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। वर्मा को, जब ये तीसरा युद्ध हुआ था इसके बाद क्या हुआ कि वर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। इसी समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसी के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में A.O. होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसी के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो क्या थी, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये डेट अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में कि राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी और किसने की थी। तो कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, इसके बाद या फिर इसमें जो है ना वो मतलब कि ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके समय में हुई थी। तो किसका समय था उस टाइम पे, किसका शासनकाल चल रहा था, लॉर्ड डफरिन का। नेक्स्ट लॉर्ड लैंसडाउन, नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन। इसका समय क्या था, 1888 से 1894। लॉर्ड लैंसडाउन का समय क्या था, 1888 से 1894। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड का निर्धारण इसी समय में हुआ था। भारत और पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है या कौन सी रेखा ऐसी है जो भारत और अफगानिस्तान को डिवाइड करती है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है ना। किसके समय में खींची गई थी ये, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई थी। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, पहला लॉर्ड, सबसे पहले एक और लॉर्ड एल्गिन आए थे, अब ये कौन है, ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा भी की जाएगी। यह कथन किसका था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। किसका कथन था ये, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन जो है वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। 1895 एवं 1898 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पंजाब में एक भयंकर अकाल पड़ा था। इसके बाद आएगा लॉर्ड कर्जन। कर्जन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो कर्जन को आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। क्या किया था, 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम को पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। मतलब कि इसने अंग्रेजी मुद्रा को ही भारत की मुद्रा घोषित कर दिया था। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम बनाया। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर ही लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित किया गया स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम पारित किया या फिर बनाया। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्टॉक मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। कर्जन ने क्या किया, कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना की, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना की एवं सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन किया था। इसने सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन किया था। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। भारतीय स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर भी ध्यान दिया। प्राचीन
स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर भी ध्यान दिया। इस कार्य को करने के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जो अभी भी है। भारतीय पुरातत्व विभाग जो है ना, वो अभी भी है। जितने भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है ना, उनकी देखरेख जो भी होती है वो भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा ही की जाती है ना। तो इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? कर्जन ने की थी। कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। कर्जन के ही समय में 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया या कर्ज देने की व्यवस्था की गई। जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसान को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए थे। कर्जन ने क्या किया था? कर्जन ने कृषि बैंक भी खुलवाए थे। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की भी नियुक्ति की थी। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की भी नियुक्ति की थी। इसके समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। इसके समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में ही किचनर परीक्षा को सैन्य प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध करने की क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के काल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। विक्टोरिया मेमोरियल भी पूछ लिया जाता है कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो किसके समय में खोला गया था? तो किसके समय में खोला गया था? कर्जन के समय में खोला गया था विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, है ना। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था, मतलब कि कर्जन ने भारत के विरोध में जो काम किए थे उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था वो क्या था? 1905 का बंगाल विभाजन। जो 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था, ये इसके समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू कर दिया गया। मतलब कि इसकी घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को कि बंगाल विभाजन होना है। मतलब इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को, और ये लागू किस दिन से हुआ? ये लागू हुआ आपका 16 अक्टूबर 1905 से, है ना। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया। एक पूर्वी बंगाल हो गया और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत हो गया, दूसरा पश्चिमी बंगाल हो गया। मतलब बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया। मतलब जो पूर्वी बंगाल था उसका जो हेड ऑफिस बनाया गया वो ढाका बनाया गया, और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था ना पूर्वी बंगाल का, वो किसको बनाया गया? सर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारी के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारियों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। जिसमें भारत सचिव ने क्या किया कि किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। मतलब ये है कि जो वहाँ के सेनापति थे ना, प्रधान सेनापति थे, उन्होंने भी क्या किया कि किचनर से जो मतभेद हुआ था तो किचनर का ही इन्होंने पक्ष ले लिया, है ना। तो इस वजह से जो कर्जन है वो बहुत ही असंतुष्ट हो गया और उसने 1905 में त्यागपत्र दे दिया। तो 1905 में जब कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद आया लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसका टाइम क्या है? 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का टाइम क्या है? 1905 से 1910। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ये भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो किसके समय में की गई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो किसके समय में की गई थी? वो मिंटो के समय में की गई थी। किसके समय में की गई थी? मिंटो के समय में की गई थी। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। मतलब क्या हुआ? ये 3 साल आपको लगातार याद रखनी है। 1905 में क्या हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, समय किसका था? कर्जन का। फिर 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, समय किसका था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय का था। फिर 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, उसमें क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस जो है वो दो भागों में बढ़ गई 1907 में, है ना। इसके शासनकाल में 1907 में एंग्लो एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच की बैठक हुई। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में एंग्लो एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच की एक बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी ना, वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा की गई थी।
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, अब क्या पढ़ेंगे हम, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो 1910 से 1916 तक इसका समय था। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा भी की गई एवं भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 1911 में तो घोषणा हुई थी। दोनों सनों में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। अगर पूछा जाता है कि बताओ कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो बहुत से लगा देते हैं 1911। नहीं, 1911 में नहीं बनी थी दिल्ली जो है भारत की राजधानी। 1911 में केवल घोषणा करी गई थी कि दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी, लेकिन बनी कब थी, 1912 में, एक साल बाद 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा हुई। इस कांड में क्या हुआ, जो भाई बाल मुकुंद थे उनको फांसी की सजा हुई। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। हार्डिंग द्वितीय के टाइम में ही 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किया गया। 1916 में क्या हुआ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड का टाइम क्या था, 1916 से 1921। चैम्सफोर्ड का समय था 1916 से 1921। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसके ही काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसी के काल में 1919 में रॉलेक्ट एक्ट भी पारित हुआ। चैम्सफोर्ड के टाइम पे ही रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ था सन 1919 में। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में हुआ था। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर का कांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है वो भी इसी के समय में प्रारंभ हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के समय में हुआ था। तीसरा जो अफगान युद्ध हुआ था वो भी इसी के समय में हुआ था। अब इसके बाद पढ़ेंगे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का समय क्या था, 1921 से 1926। 5 फरवरी 1922 को घटी चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। मतलब ये जो चोरी चोरा कांड हुआ था, ये कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। के बाद महात्मा गांधी ने अपनी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। जब ये कांड हो गया था, इसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था कि अपना जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। 1923 में ये पूछा जाता है कि जो स्वराज पार्टी की स्थापना है वो कब हुई थी और किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और किसने की थी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। कहाँ पे की थी, इलाहाबाद में करी गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, इलाहाबाद में की गई थी। 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। इसी के काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की थी। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। 1921 में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन किया गया था। 1921 में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन किया गया था। भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया था। 1922 में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय ने भी कार्य करना प्रारंभ किया था। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड इरविन। इरविन भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। इरविन का समय क्या है, 1926 से 1931 तक। इरविन का क्या समय काल है, 1926 से 1931 तक। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन है वह बंबई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली में असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली की असेंबली में 1929 में बम फेंका गया। इसी के समय में लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन
13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के समय में लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई थी। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में अंतर किए जाने वाला भेदभाव था। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला अंतर था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया व 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन ने बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 4 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते पर साइन किए गए और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इरविन के बाद अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेलिंगटन। इसका समय क्या था? 1931 से 1936। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर के मध्य 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो महात्मा गांधी ने किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 फरवरी 1932 को दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। महात्मा गांधी ने क्या किया कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब असफल रहा तो उसके बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का भी प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। जो मतलब दलित वर्ग को हिंदू वर्ग से अलग कर दिया एक तरीके से उन्होंने। तो जब दलित को हिंदू वर्ग से अलग किया गया तो इससे क्या हुआ, गांधी जी को बहुत दुख हुआ और गांधी जी ने इसे हटाने के लिए क्या किया, आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता जिसे प्राय पूना समझौता कहा जाता है, अंत में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा जाता है, किया गया, जिससे दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया जाएगा। मतलब कि जो दलित वर्ग है उनके लिए क्या किया जाएगा कि साधारण वर्गों में ही जो सीटों का आरक्षण होता है वो उन्हें दिया जाएगा। मतलब साधारण वर्ग की सीटों में ही उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। बिहार में 1934 में एक भयंकर भूकंप आया। बिहार में 1934 में एक भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड लिनलिथगो। क्या पढ़ेंगे? लॉर्ड लिनलिथगो। इसका समय क्या था? 1936 से लेकर 1943 तक। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए थे। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही पहली बार चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सीमांत प्रांत, असम में अपनी सरकार बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। पहले 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत की प्राप्ति हुई। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब तथा सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में।
दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? भारतीयों से पूछा नहीं। दूसरा विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि भारतीयों से कुछ पूछा नहीं कि आप मतलब युद्ध में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, कोई मतलब नहीं है, बस जबरदस्ती उनको भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए क्या नारा दिया? ना कोई भाई ना कोई पाई। और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। मार्च 1914 में लीग के लाहौर अधिवेशन में मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940 में। कौन से अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था। इस प्रस्ताव का जो प्रारूप है वो सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खली कुजमा ने उसका समर्थन भी किया था। इसके बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। 8 अगस्त 1940 को जो अगस्त प्रस्ताव है वो अंग्रेजों के द्वारा ही लाया गया था। और मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। मार्च 1942 में ये जो डेट मैं बोल रही हूँ ना, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेट सीधे एग्जाम में पूछी जाती है कि अगस्त प्रस्ताव जो है वो अंग्रेजों के द्वारा कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 में आया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया? जो क्रिप्स प्रस्ताव आए थे ना, उन्हें अस्वीकार कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो जो आंदोलन था इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। 1943 में बंगाल में बहुत ही भयानक अकाल पड़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेवेल। क्या पढ़ेंगे? लॉर्ड वेवेल। इसका टाइम क्या था? 1944 से 1947। लॉर्ड वेवेल का टाइम क्या था? 1944 से 1947। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। इस सम्मेलन में क्या हुआ कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है वो अबुल कलाम आजाद ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेंगे। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। अतः वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानसभा मंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्र में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधान मंडल में कांग्रेस को बंबई, मद्रास, संयुक्त बिहार, उड़ीसा और मध्य बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस अकालियों की यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इस कैबिनेट मिशन कब 1946 में भारत आया था। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। इसके सदस्य कौन कौन थे कैबिनेट मिशन के? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस एंड एबी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। 20 फरवरी 1947 में भारतीय लॉर्ड क्लीमेंट एटली यानी लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स की यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। इसके बाद आया लॉर्ड माउंटबेटन। कौन आया? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन का टाइम क्या था? 1947 से 1948। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। सत्ता के हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई।
3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। इसमें भारत का विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में की घोषणा की गई। विधेयक के दौरान क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। तो आज जो है वो हम यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो भी जितने भी महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं अभी तक, हम वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अंग्रेजी शासन के जितने भी शासक आए, मतलब कि जितने भी गवर्नर जनरल आए, हमने वो सब पढ़ लिया। अब उसके बाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्रोह किए थे वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।